हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठ एकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट सेशन। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और कॉपर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कॉपर। कॉपर परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसकी संयोजकता 1 या 2 होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, संयोजकता किसे कहते हैं? परमाणु अपने 72 कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा या स्थानांतरण कर देता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो जैसे कि Na है, तो Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 8 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये अपनी स्थायी अवस्था में आ जाएगा, तो इसकी संयोजकता +1 हो जाएगी। उसी प्रकार हम देखते हैं पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और इसकी जो संयोजकता होती है +1 होती है। कैल्शियम की बात करते हैं हम, तो कैल्शियम 20 परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो इसकी +2 संयोजकता। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 अप्रैल 2014 को पृथ्वी समान खोज गए ग्रहों का नाम है। 14 अप्रैल 2014 को पृथ्वी समान खोजे गए ग्रह का नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम है केपलर 186f। ये एक पृथ्वी के समान ग्रह है, जिसको 14 अप्रैल 2014 को खोजा गया था। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय का कार्य नहीं है। अमाशय का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? भोजन का संग्रहण करना, अवशोषण करना, पाचन करना और वसा का पूर्ण पाचन। तो इसका आंसर होगा वसा का पूर्ण पाचन। ये वसा का पूर्ण पाचन नहीं करता है। तो फिर यह क्या करता है? तो यह भोजन का संग्रह, अवशोषण करता है और पाचन भी करता है। जो वसा का पूर्ण पाचन करता है वह छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन होता है। आइए हम देखते हैं अमावस्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अमावस्या का आकार जे आकार का होता है। एक तो ये हो गया, और यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाएं होता है ये अमाशय। और बात करते हैं हम अमाशय रस जो यहीं से सर्वाहित होता है। 90% इसमें जल होता है, 0.5% HCl होता है। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज
एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो अमाशय होता है वह ग्लूकोज, पानी, अल्कोहल आदि का अवशोषण करता है। तो इसका कार्य है भोजन का संग्रह करना, अवशोषण करना और पाचन करना है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु स्राव देखा जा सकता है। तो बिंदु स्राव कहाँ पर देखा जा सकता है? अधिक अवशोषण व कम वाष्पशोषण, अधिक शोषण होता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है या विसरण अधिक होता है वहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जहाँ पर अधिक अवशोषण होता है और कम वाष्पन होता है। यदि कोई, जैसे कि ये एक पेड़ है, अगर ये ज़्यादा अवशोषण कर रहा है और उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो जो इसकी पत्ती होती है, जिसके किनारों के पास जल की बूंदें निकल आती है और ये गिरने स्टार्ट हो जाती है, तो इसको बिंदु स्राव कहा जाता है। पानी की बूंदें बनकर टपकने लगती है तो इसे बिंदु स्राव कहते हैं। यह अधिक अवशोषण व कम उत्सर्जन होने की स्थिति में ऐसा होता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर, ऑप्शन है बल, त्वरण, संवेग और विस्थापन। तो इसका आंसर होगा त्वरण, जो कि ए प्रतीक है इसका, यहाँ पर dv/dt ये इसका मान होता है। अगर वेग में परिवर्तन कंटिन्यूसली हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। बल के बारे में आप सभी जानते हैं, F=ma। किसी वस्तु पर लगाया गया दाब, यदि उसकी स्थिति परिवर्तन, उसका आकार परिवर्तन होता है तो वह बल होता है। संवेग P=mv, m मास और वेग, इनका गुणनफल को संवेग कहते हैं। विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, यदि वह इधर से घूमकर ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट जा रहा है तो इसकी न्यूनतम दूरी जो होगी ये होगी, तो ये ही विस्थापन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, उसका जो जड़त्व है वह किस पर निर्भर करता है? उसका जो जड़त्व है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जड़त्व जो होता है वह एक वस्तु का गुण होता है, जो यह चाहता है कि वस्तु स्थिर बनी रहे या फिर गतिशील बनी रहे, या तो वो स्थिर बनी रहे या फिर वो गतिशील ही बनी रहे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, किसके कारण? अपने द्रव्यमान के कारण, अपने भार के कारण, अपने त्वरण के कारण, अपने जड़त्व के कारण। तो इसका आंसर होगा जड़त्व के कारण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु है तो वह स्थिर रहना चाहती है तो वह स्थिर रहेगी, क्योंकि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये एक जड़त्व का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर उसकी गति बदल सकती है, उसकी गति की दिशा बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है, या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। जैसे कि ये एक बॉल है, यदि इस पर हम बल लगा देते हैं तो ये जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं गेंद उसी दिशा में दौड़ेगी या जाएगी। उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया और उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है।
जब हम उसको यहाँ से बल लगाते हैं तो ये उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपन करते हुए एक वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी। तो आवर्तकाल को मैंने बताया था टी से डिनोट किया जाता है और 1/f इसमें संबंध होता है आवर्तकाल और टी में। आवर्तकाल जैसे कि ये एक बिंदु है, यदि यहाँ से जाके कोई वस्तु वापस उसी स्थान पर आ रही है तो उसमें लिया गया समय आवर्तकाल होगा। तो टी, तो हम यहाँ से हम f निकालेंगे तो 1/t हो जाएगा और t जो होता है उसका मान हमको दे रखा है 0.02। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 00 यहाँ पे आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 50, तो 50 हर्ट्ज इसका मान होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरंग की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है तथा तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति होगी। आवृत्ति हम निकालेंगे। पहले तो हम देखते हैं चाल बराबर होता है आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य। चाल हमको दे रखी है 350 मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति हमको निकालनी है और तरंग दैर्घ्य दे रखा है हमको 50 सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 00 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे 2 बार और 2 यहाँ पे चला जाएगा तो f इक्वल टू हो जाएगा 700 हर्ट्ज। तो इसका आंसर होगा 700 हर्ट्ज। तो आप ध्यान रख सकते हैं चाल इक्वल टू होता है आवर्ती इनटू तरंग दैर्घ्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 1 मिनट, 12 घंटे, 1 घंटे, 24 घंटे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये एक घड़ी है, यहाँ पे 12, 6, 3 और 9। तो जैसे कि अगर यहाँ पे सेकंड की सुई घूमते हुए यदि वह अपने स्थान पर वापस आ जाती है, यानी कि 12 पे आ जाती है, तो उसका एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है। तो 1 सेकंड की सुई को वापस घूमकर अपने स्थान पर आने के लिए कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट का उसको समय लगेगा, 1 मिनट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की आवर्त में चाल होती है, यानी कि ध्वनि की आवर्त में चाल होती है। ऑप्शन है 10 × 10⁸। इसको हटाओ और यहाँ पे लगाओ इसको। 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। आप सभी को पता है जो ध्वनि होती है इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम होगा तभी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगी। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है तारे, उपग्रह, ग्रह और उल्काएं। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा तारे। तारे का एग्जाम्पल सूर्य जो अपने आप से ही ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये जो प्रणाली होती है वो होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से यह अपनी ऊर्जा बनाता है। तारे का एक छोटा सा पार्ट होता है सूर्य। उपग्रह आप सभी को पता है, ग्रह का
ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा, चंद्रमा एक ऊपर हो गया, ग्रह पृथ्वी हो गई, और उल्काएं जो छोटे छोटे पिंड इस आकाशगंगा में घूम रहे हैं, वे उल्काएं पिंड हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन का वह घटक जिसको ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, यानी कि भोजन का घटक है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ही ये टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेमन ट्यूबरोसम है, आंसर है आलू, टमाटर, प्याज और कद्दू। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आलू। आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका आंसर होगा टमाटर। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम होगा सोलेनम लाइकोपर्सिपस। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो प्याज का वैज्ञानिक नाम होगा इलियम सेपा। और कद्दू का नाम क्या होगा? तो कद्दू का जो नाम होगा उसका नाम, रुको, लेगनरिया सिसेरारिया। इसका आंसर होगा कद्दू का वैज्ञानिक नाम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न? तो इसका आंसर होगा लाइकेन। यदि किसी स्थान पर लाइकेन नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। लाइकेन एक, उसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है और वो हरे रंग का होता है। जो लाइकेन जो होता है वो लाइकेनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। और लाइकेन जो कवक व शैवाल, कवक व शैवाल से मिलकर बनता है। ये दोनों परजीवी होते हैं। यहाँ पर सहजीवी होते हैं। कवक, बात करते हैं हम कवक की। तो कवक जिसमें अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। और इसका जो अध्ययन किया जाता है वह होता है फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। जो एक फर्न है ये एक प्लांट है। प्लांट है एक फर्न। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवालों के फैलने का कारण होता है। अगर शैवाल वहाँ पर उपस्थित है तो क्या कारण होगा? ग्लोबल वार्मिंग, सुपोषण, लवणता और जैव आवर्धन। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सुपोषण। यदि शैवालों को जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है वहाँ पर शैवाल अधिक पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? सबसे तेज जो पौधा है वह कौन सा बढ़ता है? बांस, चावल, मनी प्लांट और टीक। तो इसका आंसर होगा बांस। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। यह एक घास है, आप इसे याद रखना, ये एक घास है। घास की श्रेणी में इसको लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ग्लाइडिंग जो कि हड्डी का एक जोड़ है, सैंडल ये भी है, और एक बॉल और रॉक सॉकेट्स। इसका आंसर होगा मैक्रो। मैक्रो मानव हड्डी का एक जोड़ नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? ऑप्शन है 565, 639, 665 और 556। तो ऑप्शन होगा 639। 639 मांसपेशियां हैं और हड्डियां हैं 206। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानव शरीर में अनैच्छिक पेशी है। कौन सी एक अनैच्छिक मांसपेशी खाई जाती है? लिम्ब, दिमाग, दिल और जबान। तो इसका आंसर होगा दिल। दिल हमारे अनुसार काम नहीं करता। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेम्बोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? ऑप्शन है आँख, कान, नाक और त्वचा। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आँख। आँख में ये मेम्बोमियन ग्रंथि पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? मादा में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें पाया जाता है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। एंड्रोजन मादा हार्मोन होता है। और जो नर में पाया जाता है, नर में उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सीजन आप जानते हैं, इंसुलिन, अग्नाशय से इसका स्रावन होता है और यह शक्कर की मात्रा को मेंटेन रखता है। शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा? वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके द्वारा ही बनाया जाता है। ये जो होती है ये अग्र मस्तिष्क के अंदर होती है ये। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। एंजाइम भी और हार्मोन दोनों स्रावन करती है। तो उसका आंसर होगा अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। ये दोनों ही हार्मोन और एंजाइम उत्पन्न करती है या स्रावन करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए प्रतिकृति, डीएनए बहुरूपता, द्विरज्जुक, मूल अनुक्रम की त्रुटियां। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डीएनए बहुरूपता। मैंने जैसे कि आपको बताया था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होगा डीएनए बहुरूपता। डीएनए बहुरूपता जिसके द्वारा फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन है। जीन क्या है? जीन डीएनए का एक भाग है, डीएनए और स्टोन का एक भाग है, डीएनए और आरएनए और स्टोन का एक भाग है, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा जीन जो होता है वो डीएनए का पार्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए धन्यवाद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। थैंक यू आप सभी का।